नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो जीएसटी से जुड़ा हुआ है। विदेश व्यापार नीति के तहत आयात कानूनों पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर आज हम गहनता के साथ चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय एक बार फिर बताते हैं। विषय हमारा जीएसटी से जुड़ा हुआ है कि विदेश व्यापार नीति के तहत आयात कानूनों पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अंकित रूपनवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले प्रभाव के बारे में ही जानना चाहूंगा, जीएसटी का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? पहले हम शुरू करते हैं, आखिर ये जीएसटी है क्या। जीएसटी दो मतभेदों में मिला है, एक लॉबी इसके फॉर जारी है, एक इसके अगेंस्ट जारी है। पर हम जीएसटी को बड़ी सिंप्लीफाइड वे में जान सकते हैं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज टैक्स कहलाता है। ये 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया और आज तक 160 देश इसे लागू कर चुके हैं। हालांकि भारत इसकी दौड़ में काफ़ी पीछे रह गया है, पर कहते हैं जैसे कि बेटर लेट देन नेवर। तो हम फिर भी काशी कश्मकश करके इसको जुलाई में फिर भी हम इसको पारित करने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें तो ये जीएसटी आयात निर्यात से पहले ये क्या असर इस पूरे व्यापार और पूरे इस मार्केट पे डाल रहा है, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा उदाहरण ले लें। आज आप और हम जो ये शर्ट पहने हैं ये आज हमारे पास कैसे आई, इसको हम सिंपल तरीके से जानते हैं जी। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ या एक निर्यात हूँ तो मैंने लेट सपोज 100 रुपये की इस शर्ट का यान बनाने वाला जो कपड़ा है, मैंने 100 रुपये का एक नीचे से एक फार्मर से खरीदा, जिससे मुझे ये पूरा धागा जो एक शर्ट की पूरी निर्यात में असर डालता है वो मैंने मिला। लेट सपोज 10% टैक्स आज के मार्केट में लागू है। अगर मैं नो प्रॉफिट और नो लॉस की बात करूं तो मुझे ये शर्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग 100 प्लस 10% 110 रुपए की पड़ती है। तो इस पे 10% मैंने सरकार को टैक्स दिया। अब हम जानते हैं कि जीएसटी में 4 भाग होते हैं जिससे कि ये शर्ट आज एक कंज्यूमर को मिली है। पहली, इसको किस तरीके से हमने प्रोक्यूर किया, दूसरा इसको मैन्युफैक्चरिंग किया, तीसरा इसकी वेयर हाउसिंग करी और चौथी ये किस तरीके से कंज्यूमर के पास पहुंचा। तो जो दूसरी स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग की, मैं आपको बता चुका हूं कि 100 रुपये मैंने इसको उससे लिया जिसने इसका धागा और वो सब बनाया जी। और उस पर 10% मैंने टैक्स दर लगा दी, तो इसका फाइनल प्राइस 110 पहुंचा। तो अब मुझे ये शर्ट पड़ी 110 की। अब तीसरी स्टेज, एक वेयरहाउस धारक ने इसको मुझसे खरीदा 110 रुपए में। अब वो 110 रुपए में अपना लेबल और वो वैल्यू एडिड सर्विसेज लगा के लेट सपोज 40 रुपए उसने वैल्यू एडिड सर्विस दी, तो ये पूरी उसको शर्ट पड़ी अब 110 प्लस 40 150 रुपए प्लस 10% फिर टैक्स, क्योंकि जीएसटी एक कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को खत्म कर रहा है। तो 10% ये टैक्स हर चारों भागों में लगता है जी। और ये जीएसटी की तरह से हम ये 10% जो हर भाग में टैक्स आ रहा है उसको एक तरीके से हम पूरी तरीके से सरकार इसको खत्म कर रही है। एक कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का खत्म हो रहा है। तो अब जो ये तीसरे धारक को ये 150 रुपए का पड़ा, उस पे इसने 10% टैक्स और पे किया और लेट सपोज ये प्राइस हो गया Y। तो अब वो 10% फाइनली गया एक सेलर के पास, जो फिर वो दोबारा से यही प्रक्रिया फिर से लागू हुई और वो एक लेट सपोज प्राइस आ गया Z।
अब जीएसटी लागू होने से क्या है कि एक इनपुट क्रेडिट एक शब्द है टैक्सेशन, तो अब ये जो 10% है जो ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लगा, जो ये वेयर हाउसिंग लेवल पे लगा, जो ये फाइनली एक कंज्यूमर आप और मुझको मिली जी, वो ये सारी जो ये सारा टैक्सेशन क्रेडिट है वो इनपुट क्रेडिट एक में आ गया। और अब हम जो सरकार ये 10% लेती है वो हम 10% दोबारा सरकार को क्रेडिट में लेते हुए, लेट सपोज अगर हमने 100 रुपए पे 10% सरकार को टैक्स दिया और उसकी फाइनल ये 110 रुपए आई जी, तो हमारा जो 10 रुपए है वो हम क्रेडिट वैल्यू में पूरी तरीके से रिफंडेबल हो गया है। और आज हम ये चलिए बिल्कुल बिल्कुल इसके तमाम और पहलू हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना प्रभाव इसका आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। पहले कॉलर जम्मू से हमारे साथ रतन चंद्र जी जुड़ गए हैं। रतन जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार। साहब जी मेरी गुजारिश है सर, मैं कहता हूँ कि जो मेरा केस है सर वो मैं हल नहीं कर सकता हूँ जनाब। मैं 5 साल से फंसा हूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब मेरी बात ऊपर तक पहुँचे जी। साहब जी, अर्ज ये है कि सब कुछ सही है लेकिन पैसे का जोर है मेरे पास। रतन जी आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं आ पा रही, आप सीधा सवाल कीजिए। चले शायद संपर्क टूट गया है। हम अपने दर्शकों से अपील भी बार बार करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। किसी भी तरह की कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। और जिस विषय के साथ हम आए हैं वो विषय जीएसटी से जुड़ा हुआ है। विदेश व्यापार नीति पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अंकित जी, एक व्यापारियों के मन में इस बात को लेकर डर भी है क्योंकि जब जीएसटी का जिक्र करते हैं तो मिलीजुली प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि जीएसटी का व्यापार पर काफ़ी विपरीत असर भी पड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीएसटी लागू होने से ये आयात निर्यात के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। ये मॉडल जीएसटी पे आधारित है। मॉडल जीएसटी 160 देशों ने आज अपनाया है और वो एक सक्सेसफुल इकोनॉमी की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं और भारत भी बिल्कुल सही कदम पे जीएसटी जा रही है। क्योंकि आयात निर्यात हमारे भारत में 3 प्रकार की ड्यूटी से बना है, जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी है, सीवीडी है और सैड है। जब जीएसटी ये आ जाएगा, पूरी तरीके से लागू होगा, तो ये जीएसटी सीवीडी और एसएडी को खत्म कर देगा। आज सभी दर्शकों को पता है जो आयात निर्यात करते हैं और जो इसमें है कि सीवीडी और एसएडी के रिफंड के लिए जो ये लिटिगेशन की प्रक्रिया है आजकल कितनी पेचीदी हो गई है। जब एक बार ये जीएसटी कस्टम्स में लागू हो जाएगा तो सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ सरकार ने इसको आईजीएसटी नाम दिया है, जो कि कहलाती है इंटर स्टेट जीएसटी। तो सारा निर्यात और आयात जो भारत में होगा वो आईजीसीएसटी के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी के साथ लागू होकर हमें ड्यूटी के रूप में देनी पड़ेगी, जो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लॉ है कस्टम में, जिससे हम लिटिगेशन को बाईपास कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार ने जीएसटी की सक्सेसफुल लागू करने के लिए एक जीएसटीएन का संगठन किया है। जीएसटीएन क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये सरकार की एक बहुत बड़ी, आप समझे कि जैसे कि एक सीबीआई टाइप की एजेंसी है, उस तरीके से जीएसटीएन है, जिसमें एक प्राइवेट एनजीओ के साथ सरकार ने पार्टनरशिप की है, जो सारा डेटाबेस टैक्सेशन का हमारे पास रखती है। आज हमें पता है कि टैक्सेशन के पास हमारे पास एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत से ऐसे एलिमेंट्स को इसमें कवर नहीं कर पाते जो आज होने चाहिए एक सक्सेसफुल इकोनॉमी के लिए। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ करण जी मथुरा से जुड़ गए हैं। करण जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी साहब जी, मैंने 2007 में जी भूमि विकास बैंक से 50,000 रुपये कर्जा दिया था और अगले सरकार ने 2012 में घोषणा करी थी 50,000 रुपये कर्ज माफी की। और मेरा जो आज तक 50,000 रुपये कर्ज माफ नहीं हुआ। बैंक वाले बार बार नोटिस भेज रहे हैं और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बंदी नहीं करता हूँ जी।
और उसमें मेरे को 1.25 लाख का 1.5 लाख का नोटिस भेज दिया। मैं परेशान हूँ, वो पैसा मैं कहाँ से भरूँ, कैसे भरूँ? मेरा आज तक वो पैसा माफ नहीं हुआ है। और जब 50,000 पूरा कर्ज माफ किया था सरकार ने, और 1 लाख से नीचे वाला में 10% भर के कर्ज माफ किया था जी। और सर जी उसमें मुझे आप चाहते क्या है, सीधा सवाल कीजिए। चाहता योग सरकार जब आप सभी का ऋण माफ हुआ था, तो ये मेरा पैसा किसी कारण से माफ हो जाना चाहिए। अंकित जी क्या बताएंगे इन्हें? क्योंकि मुझे सवाल बहुत ही क्लियरली सुनाई नहीं दिया है, पर जितना मैं इनका समझ पा रहा हूँ, सरकार से इन्हें कुछ कर्ज मिला था 50,000 तकरीबन, इन्होंने कहा था, लेकिन कहा कि ये कर्ज माफी की बात भी जो सरकार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये कर्जा इन पर 1.5 लाख रुपए का निकल रहा है, तो इस पर क्या कर सकते हैं? सरकार ने बीपीएल योजना में वैसे भी सर्वधरण सारे अकाउंटों की एक वो करी है कि आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और सरकार से एक लोन ले सकते हैं। क्योंकि 50,000 का इन्होंने लोन लिया था, वो किस सर्कमस्टेंसेस में लिया था, इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट सरकार से किया था, वो हमें एक पूरी डिटेलिंग में उसकी आउटलाइन देनी चाहिए। पर हाँ, क्योंकि ये जिस बैंक से इन्होंने लिया है वो उस बैंक को ये लेटर लिख सकते हैं, सरकार की नीति जो पिछले वर्ष 2015 में आई है उसका विवरण देते हुए, ये कर्ज बिल्कुल माफ है। सरकार ने जो भी बीपीएल संबंधी कर्ज दिए हैं वो आज की डेट में बिल्कुल माफ है, इस पे कोई इंटरेस्ट लियन नहीं है और ये बिल्कुल माफी के योग्य है। इन्हें बैंक को लिखना चाहिए और अगर बैंक इन्हें लौटा दें तो इन्हें सर सीधे एक सूट जिला अदालत में फाइल करना चाहिए, जिससे इनको बिल्कुल चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो उपाय आपको बताया अंकित जी ने, अगर वो आप रास्ता अख्तियार करते हो तो निश्चित तौर पर आपको सहायता जरूर मिलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं, लल्लू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरीके से बंद कर दें, ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए और हर दिन हम एक विषय के साथ आते हैं। आज जो हमारा विषय है वो जीएसटी से जुड़ा हुआ है। विदेश व्यापार नीति पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा, इससे संबंधित अगर कोई सवाल आपके जहन में तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके दिमाग में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अंकित जी, हम लगातार जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद काफ़ी कुछ राहत भी मिल सकती है। तमाम सेक्टर्स में क्या कुछ असर, जैसे खाद्यान्नों की अगर बात कर ली जाती है तो कई खाद्यान्न वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका आयात भी होता है, जिनका निर्यात भी किया जाता है, तो उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता देखते हैं? आज भारत में मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो अगर हम मोटे मोटे तौर पे करें, अगर हम ब्रेन ड्रेनिंग की बात ना करें, आईटी सेक्टर की बात ना करें, बैंकिंग की बात ना करें, तो बहुत से हैं कि भारत आज सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अनाज का। तो खाद्यान्नों पे जीएसटी हालांकि पूरी तौर पे बहुत इफेक्टिव रहेगा, पर जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि जीएसटी 3 भागों में बांटा है सरकार। एक जीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी है जी। क्योंकि मैं आज के दौर पे से कह सकता हूं कि जीएसटी अगर मैं एक शब्द में आपको समझाऊं तो ये एक कॉर्पोरेट फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, और जो डिटरमाइन करेगा रीजन बेस्ड। ये जीएसटी बहुत ही रीजन बेस्ड डिटर्मिनेशन है। तो खाद्य उद्यानों के इंपोर्ट पे तो इस पे बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा। जीएसटी एक सिंप्लीफाइड लॉ ला रहा है। जीएसटी से जितने भी बीच के टैक्सेशन है जिससे फाइनली कंज्यूमर इफेक्ट होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सरकार को बहुत ही राज्यों में भारी मत से एक बहुमत सरकार मिली है, तो बहुत से राज्य इस सरकार के जीएसटी के मुहिम में साथ दे रहे हैं, पर कितने राज्य ऐसे हैं जो इस मुहिम का पूरी तरीके से साथ दें, ये आने वाला समय हमें जुलाई के बाद ही बताएं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंकित सीहोर से हैं, मध्य प्रदेश के। अंकित, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार अंकित जी, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर मैंने अभी जो विद्युत विभाग से बताया गया था कि जो बिल है वो माफ कर दिया जाए, पर नहीं हुआ सर। अंकित, सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम आप बंद कर दें, फिर सवाल करें। एक मिनट सर, आवाज कम करना है। जी सर।
मेरा सवाल है, मेरे को अभी विद्युत विभाग से बताया गया था कि आपका बिल जो है वो माफ कर दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा क्यों कहा गया था कि आपका बिजली का बिल माफ होगा? ये माफ भी कर रहे हैं। अंकित, आपका सवाल स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल जितना सवाल समझ पा रहे हैं, क्या अंकित जी बताएंगे? इनका कहना है कि बिजली विभाग की तरफ से बिजली का बिल माफ करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। हालांकि इनका पूरा सवाल नहीं आ पाया अभी। देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस सवाल से, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये राज्य से राज्य पे स्तर और सरकारों पे ये पूरी तरीके से डिफरेंशिएट है। बिजली का बिल दिल्ली में कितना माफ है, उत्तर प्रदेश में कितना माफ है, मध्य प्रदेश में कितना माफ है, ये सरकार के जितनी पॉलिसीज और नोटिफिकेशन है उस पर लागू होता है। क्योंकि हर सरकार की यही नीति रहती है कि जितने भी बीपीएल योजना से जुड़े हुए लोग हैं उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम बिजली माफ करी जाए, जिनको उनको एक इकोनॉमिक राहत दी जा सके। हाँ, तो मध्य प्रदेश सरकार से मैं अभी इतना क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता, पर अगर नोटिफिकेशन में बिजली माफ का है तो उसमें हमें देखनी पड़ेगी क्या ये बीपीएल में फॉल करते हैं या नहीं, या इनकी क्या इकोनॉमिक स्थिति है जिससे ये बिजली का बिल माफ हो सकता है। नहीं, कानूनी तौर पर अगर इस तरह की कोई रियायत सरकार की तरफ से है तो कानूनी तौर पर ये क्या स्टेप उठा सकते हैं? कानूनी तौर पे ये बिजली विभाग में लिख के दे सकते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन करेंटली इन पे लागू हो रहा है उसके उस संदर्भ में ये इसका रिलीफ पा सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं, आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। दिल्ली से इस वक्त एक और कॉलर अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, ऐसा है, मैंने इंपीरियल ग्रेटर नोएडा में एक कमर्शियल ऑफिस लिया है जी। अभी। उन्होंने मुझे पोजेशन देना था पिछले साल अप्रैल में जी। अभी तक उन्होंने पोजेशन नहीं दिया। तो अब ये है कि अभी उन्होंने बैलेंस मेरे से डिमांड कर लिया है। वो कह रहे हैं कि जीएसटी 1 तारीख से लग रहा है तो आपको 12% के चार्जेस देने होंगे, आप बैलेंस दे दीजिए, नहीं तो आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो मेरा ये पूछना है कि जो इसमें लीज चार्जेस वगैरह जो है जीएसटी में वो चार्ज कर रहे हैं, तो वो वेव हो जाएंगे जीएसटी के बाद कि वो भी मुझे बाद में भी देने पड़ेंगे? अंकित जी, दूसरा, मुझे उसका जीएसटी के बाद मुझे फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? ठीक है अंकित जी, क्या बताएंगे? इनके सवाल से मैं जो समझ पा रहा हूँ, जीएसटी से इनको हालांकि बिल्कुल लाभ मिलेगा। इनके जितने भी इनके चार्जेस हैं वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में स्पष्टता तौर पे पूरे स्पष्ट होते हैं। जब भी कोई एक फ्लैट परचेज करता है या लैंड परचेज करता है तो उसमें एक जो कि आज के टाइम पे रियल एस्टेट का जो है एनसीआर रीजन में और वेरियस सिटीज़ में अराउंड इंडिया में, इसमें एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है जिसमें सभी चार्जेस होते हैं, और बिल्डर एक समय सीमा तय करता है जिसमें आपको आपके फ्लैट का पोजेशन देना होता है, और तत्पश्चात अगर पोजेशन लेट होता है तो उसका चार्जेस बिल्डर पे करता है आपको इन द फॉर्म ऑफ, जो आप कह सकते हैं अगर एग्जेम्पशन हो तो वो एग्जेम्पशन आपको करते हैं। हाँ, जीएसटी से इनको बिल्कुल फायदा होगा। और रही बात 12% की, तो अभी ये बिल्कुल लागू नहीं हो रहा। ये सब हमें जुलाई के बाद पूरी स्पष्टता आएगी कि इस लॉ में कितने अमेंडमेंट्स होते हैं, क्योंकि सरकार आने वाले समय में शीघ्र ही अगस्त और सितंबर में रियल एस्टेट लॉज भी ला रही है। तो मेरा इनसे मानना ये है इनके जितने भी चार्जेस हैं वो सिर्फ वो ही पे करें, और जो इनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट में बिल्डर ने इनको कह रखा है कि जिस दिन इनका पोजेशन से जितनी भी देरी होगी उसमें जितने भी चार्जेस लागू हैं वो ये बिल्डर से अपने मांग सकते हैं। इसका इनके पास पूरा रास्ता है। बिल्कुल। और इनका जो सवाल था कि जीएसटी से क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे उनको मुनाफा होगा या फिर उन्हें इस बात को लेकर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं उन पर दबाव बने? नहीं, बिल्कुल। और जैसा वो ये भी कह रहे हैं कि पोजीशन उनको पहले ही मिल जाना चाहिए, यानी कि जो डीड हुई होगी वो काफ़ी वक्त पहले हो चुकी है। सिर्फ जब पोजीशन की बात थी, पोजीशन वक्त पर नहीं हो रहा है, उसके बाद अगर ये तर्क दिया जाता है कि जीएसटी 1 तारीख से लागू हो जाएगा, अब आपको इतना फीसदी और देना होगा, नहीं, ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल बिल्डर के तौर पे गलत है, क्योंकि आजकल 2 स्कीम में बिल्डर से आप एक सबवेंशन स्कीम आजकल बहुत प्रसिद्ध है जिसमें 10%, 80% और 10% की स्कीम बिल्डर्स ने बना रखी है, जिसमें एट द टाइम ऑफ बुकिंग आप 10% देते हैं, 80% का आप लोन प्रोक्योर करते हैं और 10% एट द टाइम ऑफ पोजेशन दे रखे हैं। अब ये किस स्कीम में फॉल करते हैं? क्या ये 10-80-10 में फॉल करते हैं? क्या रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे अगर इन्होंने लोन उस पर ले रखा है तो बैंक को लोन देना है? पर बिल्डर का ये कहना कि 12% है तो ये बिल्कुल लागू नहीं होता, ये जीएसटी में कहीं से कवर्ड नहीं है। और जुलाई के जीएसटी के आने के बाद रियल एस्टेट
और भी सख्त होने वाला है, प्राइजेस प्रॉपर्टी के काफ़ी गिरने वाले हैं और इनको लाभ ही लाभ आगे के समय पे। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो सवाल था उसका बेहतर जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। एक और कॉलर नोएडा से शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, मेरा ये सवाल है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दोज हु आर नॉट रनिंग अ बिजनेस लाइन, उनके ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा? हाउ आर दीज पीपल अफेक्टेड? अंकित जी। जैसे कि हम जानते हैं, हालांकि एडवोकेट्स पे वैसे भी सर्विस टैक्स तो लागू होता नहीं, तो एडवोकेट्स ऑलवेज इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द सर्विस टैक्स। पर जीएसटी क्योंकि एक सिंप्लीफाइड टैक्स है और वो एक टैक्स सीमा को सभी में एक को मिला रहा है, हालांकि वो सर्विस टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, करप्शन टैक्स हुआ, लग्जरी टैक्स हुआ, हालांकि वो सारे ही टैक्स हैं। तो लॉयर्स, एडवोकेट जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो इन सारे प्रोफेशन में, उन्हें बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है जीएसटी से उनको, क्योंकि ये जो प्रोफेशन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप जर्नली इसमें आप सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप इन प्रोफेशंस में आप अपनी वेल्थ कर रहे हैं और आप एक टैक्सेशन के लिमिटेड स्लैब में अपनी वेल्थ को दिखा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है हर लॉयर, डॉक्टर और प्रोफेशनल पे वे टू वे से कि आप किस तरीके से अपनी टैक्स स्ट्रेटेजी को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप टैक्स स्ट्रेटेजी विद इन स्लैब में ड्रॉ कर रहे हैं और आप एचएनआई के परव्यू से बाहर है, तो हाँ, जीएसटी आपको बिल्कुल लाभ देगी और ये बहुत लाभदायक प्रोवाइड होगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका बेहतर जवाब आपको मिला होगा। और बहुत शुक्रिया अंकित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस विषय पर तमाम चर्चा की, इसकी बारीकियों को हमारे दर्शकों के सामने रखा और साथ ही जो तमाम दर्शक जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कानून हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि उसे जानकारी नहीं होती, और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही।